बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्जरी लेक्चर नंबर 33। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्प्लीन के बारे में। स्प्लीन की एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो इसके पहले। स्प्लीन इज द पार्ट ऑफ फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। तो अब ये डेरिवेटिव किसकी है? ये एक्सेप्शन है। हमने फंक्शनली तो ये रखा है फोरगट में, लेकिन ये डिराइव्ड मेसोडर्म से है, ठीक है। और ये पहले भी हमने बताया कि ये तो हम फोरगट में रखते हैं, लेकिन फंक्शनली ये फोरगट का हिस्सा है। और ये ओरिजिन इसकी कहाँ से है? ओरिजिन मेसोडर्म से है, मेसोडर्म। तो ये एक्सेप्शनल है, ठीक है। और ये स्टार्ट होता है इसकी डेवलप इन 5th वीक। तो ये दो बातें इसकी एम्ब्रियोलॉजी के बारे में आपको पता हो। हिस्टोलॉजी इसकी हिस्टोलॉजी में मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास जो स्प्लीन है, तो इसमें दो किस्म की पल्प है। हम ये डिवाइड कर देते हैं रेड पल्प में और वाइट पल्प में। रेड पल्प और वाइट पल्प। तो पहले इसमें है रेड पल्प। हम पढ़ेंगे कि रेड पल्प क्या है और वाइट पल्प इसके बाद, ठीक है। और दूसरा वाइट पल्प और स्प्लीन के इर्द गिर्द कैप्सूल है, कैप्सूल और कैप्सूल विद ट्रेबिकुलाई, ट्रेबिकुलाई। अच्छा, ये रेड पल्प जो है ये 75% ऑफ द स्प्लीन बनाता है और वाइट पल्प 25% ऑफ द स्प्लीन बनाता है। अब ये इस तरह याद रखे कि इसमें W है, तो W पर WBC, और WBC का काम क्या है? इम्यूनोलॉजिकल फंक्शनल, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देती है। तो वाइट पल्प का काम है इम्यूनोलॉजिकल फंक्शनल, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शनल, ठीक है। और R पर RBC, WBC भी ब्लड में होता है, लेकिन अब आसानी के लिए ये याद रखें कि इसका फंक्शन क्या है? हेमाटोलॉजिकल फंक्शन। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लॉजिकल फंक्शन। और इसके स्प्लीन के इर्द गिर्द कैप्सूल है, और ये कैप्सूल अंदर जाके ट्रेबिकुलाई बना देते हैं, ठीक। इस तरह ये हमारे पास स्प्लीन है, स्प्लीन। और स्प्लीन के इर्द गिर्द क्या है? ये कैप्सूल है। ये कैप्सूल अंदर जाके इस तरह, ये सेप्टा और ये सेप्टा, ये इस कैप्सूल जब इनवर्ड इस तरह जाते हैं तो सेप्टा और ये मुख्तलिफ ट्रिबिकुलाई में ये स्प्लीन को कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह है कि कैप्सूल कम इनवर्ड इन द पेरेन्काइमा ऑफ द स्प्लीन एंड डिवाइड द स्प्लीन इनटू ट्रिबिकुलाई। तो ये मुख्तलिफ, ये ट्रिबिकुलाई, दूसरा इस तरह। तो अब स्प्लीन में क्या है? ट्रिबिकुलाई है, और ये किसने डिवाइड किया? ये कैप्सूल ने। और ये कैप्सूल अंदर गया है, ठीक। अच्छा, इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब ये स्प्लीन कहाँ पे है? लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। तो अब इसकी पहले इसकी लोकेशन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट।
लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। अच्छा, ये एग्जैक्टली अगर हम इसकी लोकेशन को देखें तो ये बिटवीन 9th एंड 11th रिब्स के बीच में है। ठीक, अब ये हमारे पास इसकी साइज जो है, साइज इसकी साइज कितने हैं और वेट, क्लेंच्ड फिस्ट, यस, तो ये क्लेंच्ड फिस्ट, ये इस तरह इसकी साइज है क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर। ठीक, अब इसकी वेट 150 ग्राम से लेकर 200 ग्राम है। ठीक, स्प्लीन हमारे पास लार्जेस्ट सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। फर्स्ट, अच्छा, सबसे जो इसके एक पॉइंट ये लिख ले, स्प्लीन इज लार्जेस्ट सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सबसे लार्जेस्ट प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन सी है? बोन मैरो। अब देखो हमारे पास प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ये वो ऑर्गन है जिसमें लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट का मतलब बी सेल और टी सेल बनते हैं या मैच्योर होते हैं। ठीक, तो वो हमारे पास प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होंगे। तो इसमें क्या है, प्रोड्यूस और सिंथेसाइज लिम्फोसाइट बी एंड टी सेल और मैच्योर। अगर इसमें या मिसाल के तौर पर बी सेल है तो बी सेल बोन मैरो में बनते हैं और इसकी मैच्योरेशन भी बोन मैरो में होती है। बी पर बी सेल बोन मैरो में बी है तो इसकी मैच्योरेशन भी बोन में होती है। और टी पर थाइमस, टी सेल हमारे पास बनते तो बोन मैरो में है लेकिन इसकी मैच्योरेशन या ट्रेनिंग थाइमस में होती है। तो अब इसकी एग्जांपल क्या है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन की? बोन मैरो और दूसरा थाइमस। अब बोन मैरो में हमारे पास प्रोड्यूस बी एंड टी सेल और इसमें दूसरा बी सेल मैच्योर होता है कहाँ पे? बोन मैरो में। इसमें भी बी है और बोन मैरो में भी बी है। इसमें टी है तो इसकी मैच्योरेशन टी सेल मैच्योर इन थाइमस। अच्छा, और इसमें ये दोनों तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। सबसे जो लार्जेस्ट प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, लार्जेस्ट प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, वो हमारे पास क्या है? बोन मैरो। अब अगर सिर्फ लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में पूछे तो फिर भी स्प्लीन है। ठीक, स्प्लीन लार्जेस्ट सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है लेकिन सबसे ज्यादा लार्जेस्ट वो स्प्लीन है। अगर प्राइमरी के बारे में पूछा जाए तो फिर बोन मैरो लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है और थाइमस में टी सेल की मैच्योरेशन होती है। ठीक है, अच्छा, स्प्लीन तक ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है? स्प्लीन इज द पार्ट ऑफ फोरगट, तो इसकी जो मेन आर्टरी है वो कौन सी है? सीलियक ट्रंक। तो सीलियक ट्रंक से स्प्लीन की ब्रांच निकली है, स्प्लीनिक आर्टरी। अब हमारे पास
ये स्प्लीन की स्ट्रक्चर है। स्प्लीन की ये जगह में जहाँ पे स्प्लीनिक आर्टरी एंटर होते हैं और स्प्लीनिक वेन निकलते हैं और इसके साथ साथ एपरेंट लिम्फेटिक वेसल बाहर निकलते हैं, तो इसका नाम है स्प्लीनिक हाइलम। तो ये क्या है? स्प्लीनिक हाइलम। अब यहाँ पे मेन आर्टरी कौन सी है? स्प्लीनिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी सिंपल है। अब हमने पहले डिस्कस किया कि इसके इर्द गिर्द कैप्सूल है। इसके इर्द गिर्द क्या है? कैप्सूल। अब ये कैप्सूल अंदर जाके ये पेरेन्काइमा, ये मेन टिश्यूज है। पेरेन्काइमा और मेसेनकाइमा सिंपल ये याद रखें, मेन टिश्यू आप मेन टिश्यू को पेरेन्काइमा, मेन फंक्शनल सेल या मेन फंक्शनल टिश्यू इज कॉल्ड पेरेन्काइमल टिश्यू या पेरेन्काइमल सेल्स। मेसेनकाइम और पेरेन्काइम में फर्क ये है कि मेसेनकाइम एम्ब्रियोनिक टिश्यू है जिससे कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं, और मेन फंक्शनल टिश्यू ऑफ एनी ऑर्गन इज कॉल्ड पेरेन्काइमल टिश्यू। तो ये जब ये नीचे जाते हैं तो मुख्तलिफ ट्रिबिकुलाई इसमें बनते हैं। तो अब ये फिर डिवाइड होते हैं स्प्लीनिक आर्टरी ट्रिबिकुलर आर्टरी में। हम सिर्फ जस्ट एक ट्रिबिकुलर आर्टरी को यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह और भी है लेकिन हम एक को ड्रा कर लेते हैं। अब ये स्प्लीनिक आर्टरी है, ये फिर डिवाइड मेनी ब्रांचेस ऑफ ट्रिबिकुलर आर्टरी देते हैं। तो ये ट्रिबिकुलर आर्टरी है। इसका मतलब है कि ये ट्रिबिकुलाई को ब्लड सप्लाई कर देती है। अब ये ट्रिबिकुलर आर्टरी मजीद ब्रांचेस देती है इस तरह। ये और इस के इर्द गिर्द हमारे पास टी सेल है। इसके इर्द गिर्द क्या है? टी सेल। ये टी सेल है। इस जगह पे ये जो इस आर्टरी का नाम क्या है? ये टी सेल के बीच में है तो इसका नाम सेंट्रल आर्टरी। इसका नाम क्या है? सेंट्रल आर्टरी। अब देखो यहाँ पे बी सेल की नोड्यूल है, यहाँ पे बी सेल है और ये इंपॉर्टेंट है, इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। तो जब ये बी सेल की यहाँ पे जो नोड्यूल है तो ये नोड्यूल इस आर्टरी को इस तरफ कर देती है, ठीक है। अब इसके इर्द गिर्द बी सेल के इर्द गिर्द क्या है? टी सेल। अब देखो ये हमारे पास ट्रिबिकुलर आर्टरी है। ट्रिबिकुलर गिव राइज टू सेंट्रल आर्टरी एंड सेंट्रल आर्टरी गिव राइज टू ये फिर मजीद क्या? इस मजीद आर्टरियोल देते गिव राइज टू आर्टरियोल, और इस आर्टरियोल का नाम है पेनिसिलरी आर्टरियोल। पेनिसिलरी आर्टरियोल। पेनिसिलरी आर्टरियोल सिंपल है। अच्छा, जहाँ पे ये बी सेल इकट्ठे हो गए हैं तो इस बी सेल को यहाँ पे क्या कहते हैं? लिम्फाइड नोड्यूल। लिम्फाइड नोड्यूल। लिम्फाइड नोड्यूल सिंपल है। पेनिसिलरी आर्टरियोल पिल कैपिलरीज देते हैं। अच्छा, ये भी मजीद कैपिलरी हर एक कैपिलरीज में डिवाइड होते हैं। हम सिर्फ एक को यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। तो अब
ये इस तरह हर एक कैपिलरीज देते हैं और इसको इसके इर्द गिर्द हमारे पास क्या है, इसके इर्द गिर्द मैक्रोपेजेस है, इसके इर्द गिर्द मैक्रोपेजेस है। ये मैक्रोपेजेस है, सिंपल है। और ये इसके इर्द गिर्द मैक्रोपेजेस है तो उसको हम कहते हैं शीथ कैपिलरीज। इसके इर्द गिर्द मैक्रोपेजेस की शीथ है तो इसको शीथ कैपिलरीज कहते हैं। ये क्या है, शीथ कैपिलरीज, शीथ कैपिलरीज। कैपिलरीज कोटेड बाय मैक्रोपेजेस इज कॉल्ड शीथ कैपिलरीज। और शीथ कैपिलरीज पर टर्मिनल कैपिलरीज में ये भी और ये भी टर्मिनल गिव राइज टू टर्मिनल कैपिलरीज। तो फिर ये मजीद ये क्या है, टर्मिनल कैपिलरी, ये है टर्मिनल कैपिलरी, सिंपल है। अच्छा, अब देखो ये फिर ये या क्लोज सर्कुलेशन देते हैं या ओपन सर्कुलेशन। एक मिसाल के तौर पर ये जो आर्ट्रियोल है, यहाँ पे हमारे पास ये एंडोथेलियल सेल है, स्पेशलाइज्ड एंडोथेलियल सेल, ये बनाते हैं साइनोसाइड। ये क्या है, साइनोसाइड, इसका नाम है साइनोसाइड। और ये स्प्लीन में है तो इसको हम स्प्लीनिक साइनोसाइड कहते हैं। अब तो कुछ कैपिलरी इसके अंदर अपना ब्लड डाल देती है तो इसका नाम है क्लोज सर्कुलेशन या ओपन सर्कुलेशन। क्लोज, अब ये तो साइनोसाइड में ब्लड डाल देती है तो इसका नाम क्लोज सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन, सिंपल है। कुछ ये साइनोसाइड यहाँ पे हमारे पास ये स्पेस है और इस स्पेस में अपना ब्लड डाल देती है, ये क्या है, स्पेस। और जो कैपिलरीज ब्लड डालती है इस स्पेस में, इसका नाम क्या है, ओपन सर्कुलेशन। और इस स्पेस को कहते हैं कॉर्ड ऑफ बिलरॉथ। स्पेस का नाम क्या है, कॉर्ड ऑफ बिलरॉथ। और इसका दूसरा नाम है स्प्लीनिक कॉर्ड, सिंपल है। अब देखो स्प्लीनिक आर्टरी है, स्प्लीनिक आर्टरी पर मजीद ट्रिबिकुलर आर्टरी में डिवाइड होते हैं। हमने एक ड्रा किया है, ट्रिबिकुलर आर्टरी गिव राइज टू सेंट्रल आर्टरी, central artery give rise to arterioles and that is called peninsular arterioles, and peninsular arteriole give rise to capillaries and sheath capillaries. Macrophages are surrounded by the capillaries, that's why it is called sheath capillaries. अब sheath capillaries give rise to terminal capillaries, और टर्मिनल कैपिलरीज या तो साइनोसाइड में अपना ब्लड डालती है या जो क्लोज सर्कुलेशन बनाते हैं, तो उसका मतलब है कि ये साइनोसाइड में डायरेक्टली अपना ब्लड डाल देती है और ये सप्लाई कर देती है कहाँ पे, कॉर्ड ऑफ बिलरॉथ में। अब देखो ये हमारे पास स्प्लीनिक साइनोसाइड है और ये स्प्लीनिक साइनोसाइड से जो वेन निकली है इस वेन का नाम है पल्प वेन, पल्प वेन। और फिर ये मजीद जाकर इसका नाम क्या है, ट्रेबिकुलर वेन, ट्रेबिकुलर वेन। और फिर ये स्प्लीनिक वेन बना देती है, क्या, स्प्लीनिक वेन। अच्छा, और इसमें जो वेस्टेड मटेरियल है तो वेस्टेड मटेरियल इज रिमूव्ड थ्रू, यहाँ पे वेस्टेड मटेरियल वो बाहर जाते हैं। ये क्या है, स्प्लीनिक लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, स्प्लीनिक लिम्फॉइड।
अच्छा, तो ये स्प्लीनिक हाइलम में स्प्लीनिक आर्टरी है, लिम्फेटिक वेसल है और पल्प वेन है। अब देखो ये हमारे पास बी सेल है। जब बी सेल कोई भी इन्फेक्शन हो, एंटीजन आ जाए, तो ये बी सेल लिम्फॉइड नोड्यूल बढ़ जाते हैं, लिम्फॉइड नोड्यूल बढ़ जाते हैं और इसको हम फिर स्प्लीनिक नोड्यूल कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होती है और वो इस जगह पे हमारे पास इस एरिया को कहते हैं मार्जिनल जोन, या इसमें क्या होते हैं मैक्रो पेजेस। अब देखो हमारे पास जो लिम्फोसाइट है, तो लिम्फोसाइट की स्प्लीन, लिम्फोसाइट की जो न्यूक्लियस है, ये हमारे पास एक लिम्फोसाइट है। अब लिम्फोसाइट में जो न्यूक्लियस है वो बनिस्बत आरबीसी या बाकी जो सेल है तो इसकी बनिस्बत लार्ज है। और न्यूक्लियस किस तरह स्टेन पे किस तरह नजर आती है, ब्लू। तो ये जो हमारे पास इसकी न्यूक्लियस है तो ये ब्लू है, इसकी न्यूक्लियस ब्लू है। तो यहाँ पे टी सेल लिम्फोसाइट इस एरिया में ज्यादा है या यहाँ पे, तो इसको वाइट पल्प कहते हैं और इसको रेड पल्प, और इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है तो मार्जिनल जोन। अब ये ब्लू है, लेकिन आसानी के लिए इसको हम रेड पल्प कहते हैं तो फिर उसको वाइट पल्प, लेकिन ये बेसिकली इसमें लिम्फोसाइट ज्यादा है और लिम्फोसाइट ब्लू कलर देती है स्टेन पे, तो हम दोनों इस तरह ये डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक टेस्ट है आरबीसी के लिए, जिस तरह ओल्ड आरबीसी हो या हमारे पास सिकल सेल एनीमिया हो या वो डिजीज जिसमें आरबीसी की मेम्ब्रेन हो, इंजर्ड आरबीसी हो, तो फिर ये यहाँ पे जो आरबीसी आएगी ना, आरबीसी, तो ये पास होते हैं किस चीज से, जो आरबीसी यंग है और इससे स्लिप हो सकते हैं इस एंडोथेलियल सेल से, तो फिर वो जाएगी। अगर नहीं हो सकते तो वह ये यहाँ पे क्या होगी, स्टक। सिंपल है। मिसाल के तौर पर आरबीसी की नॉर्मल लाइफ कितनी है, 120 डेज। आफ्टर 120 डेज, तो 120 डेज में इसकी जो इंकायरिन और स्पेक्ट्रिन प्रोटीन है ये आरबीसी है। इसकी ये मेम्ब्रेन किसने टाइट पकड़ी है, इंकायरिन और स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। तो ये प्रोटीन आहिस्ता आहिस्ता कम होते हैं, हाँ डीनेचर होते हैं, तो फिर इसकी मेम्ब्रेन की फंक्शन कम होगी। या आरबीसी इस तरह है कि वो इंजर्ड है, या सिकल सेल एनीमिया है, या स्पिरोसाइटोसिस है, तो फिर ये तो पास नहीं हो सकते। जब ये साइनोसाइड से पास नहीं हो सकते तो ये यहाँ पे स्टक होगी। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैक्रोपेजेस। ये काड़ा बिल्लात में क्या है, मैक्रोपेजेस, ये मैक्रोपेजेस है। तो फिर अगर ये आरबीसी यंग है तो फिर ये पास हो सकते हैं साइनोसाइड में, और फिर उसने टेस्ट पास किया और सर्कुलेशन में जाएगी। अगर ये इस टेस्ट में पास नहीं हो सकते इस स्पेस में, तो फिर ये मैक्रोपेजेस इसको एनगल्फ कर देगी। सिंपल है। और इस तरह इसकी डिस्ट्रक्शन होगी स्प्लीन में। सो इसलिए हम उसे कहते हैं ग्रेप यार्ड ऑफ आरबीसी। सिंपल है। फिर मैक्रोपेजेस के साथ क्या होता है, तो मैक्रोपेजेस खुद ब खुद इसमें एपोप्टोसिस होती है, इसकी जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है, और बाकी मैक्रोपेजेस फिर इसकी सफाई कर देती हैं। अब अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन है? इसमें ये लिम्फ नोड्यूल है, और लिम्फ नोड्यूल में हमारे पास क्या है, बी सेल है। ये हमारे पास लिम्फ नोड्यूल जो है, अगर कोई भी एंटीजन बॉडी में एंटीजन आ जाए तो फिर इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनते हैं।
तो मतलब ये कि बी सेल अपने जो मकदार है तो वो ज़्यादा करेगी। तो एंटीजन स्टिमुलेशन, जब ये लिम्फ नोड्यूल में क्या है, बी सेल है, यहाँ पे एंटीजन आ गई, एंटीजन स्टिमुलेशन, तो ये पहले बी सेल के मकदार बी सेल की कम थे, बी सेल अब ये ज़्यादा हो गए, इसने क्या बनाया, स्प्लीनिक नोड्यूल, स्प्लीनिक नोड्यूल। और स्प्लीनिक नोड्यूल में हमारे पास क्या होगी, ठीक, अब देखो ये बी सेल जो है जब एंटीजन आ जाए तो बी सेल अपना मकदार ज़्यादा करेगी और ये बी सेल बनाएगा एंटीबॉडीज। बी सेल जब मैच्योर हो जाए तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगी मार्जिनल जोन में, ये बी सेल मैच्योर हो के यहाँ पे प्लाज्मा सेल बनाएगा, प्लाज्मा, और प्लाज्मा सेल बनाते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास हम टेस्ट करें, हम ये देखें कि यहाँ पे स्प्लीनिक नोड्यूल बने हैं, तो हमें क्या पता है, हम इससे क्या मालूम कर सकते हैं कि कोई इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन एंटीजन ना हो तो स्प्लीन लिम्फ नोड्यूल होगी। अगर एंटीजन आ गई है तो इसका मतलब है कि ये लिम्फ नोड्यूल की साइज ज़्यादा है, स्प्लीनिक नोड्यूल में कन्वर्ट हो गई है। इसमें जो ये रिपीडली डिवाइडिंग बी सेल है तो ये सेंटर में होता है, रिपीडली डिवाइडिंग सेल सेंटर में होता है, इसको हम कहते हैं जर्मिनल सेंटर, जो रिपीडली डिवाइड होता है। और कुछ इसके इर्द गिर्द है वो रेस्ट कर देते हैं, ये ब्लू जो है ये रेस्ट कर देते हैं, इसको हम कहते हैं मेंटल जोन, इसको मेंटल जोन या कोरोना, सिंपल है। और इसके इर्द गिर्द क्या है, इसके इर्द गिर्द टी सेल है, तो एक साइड पे टी सेल है और दूसरे साइड पे क्या है, सेंट्रल आर्टरी, सेंट्रल आर्टरी, सिंपल है, हाँ सेंट्रल आर्टरी। अच्छा दूसरा, जब हमारे पास ये मैक्रोफेजेस आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हुई, आरबीसी डिस्ट्रक्शन, कौन सी आरबीसी डिस्ट्रॉय होगी, सेनाइल आरबीसी, जिसकी एज ज़्यादा हो, तो हमने कहा कि प्रोटीन की डिनेचरेशन होगी तो इसकी मेम्ब्रेन लूज होगी। और अच्छा मिसाल के तौर पर ये लूज मेम्ब्रेन है तो लूज मेम्ब्रेन इससे पास हो सकते हैं, ये हमारे पास स्पेशलाइज एंडोथेलियल सेल है, ये स्पेशलाइज एंडोथेलियल सेल है और इसके इर्द गिर्द कनेक्टिव टिश्यूज बैंड है, इस तरह ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू बैंड। तो अब ये स्पेशलाइज एंडोथेलियल सेल से पास नहीं हो सकते, तो ये सेनाइल आरबीसी। दूसरा, अगर कोई आरबीसी इंजर्ड है तो वो इंजर्ड आरबीसी भी स्टक होगी और उसकी डिस्ट्रक्शन होगी, तो इंजर्ड आरबीसी। और तीसरा हमारे पास डिस्टर्ब आरबीसी, जिसकी साइज ठीक नहीं है, तो वो स्टक होगी और उसकी क्या होगी, डिस्ट्रक्शन होगी। अब मैक्रोफेज ने आरबीसी के डिस्ट्रक्शन कराया, ठीक है, तो फिर ये आरबीसी के साथ क्या होगी, आरबीसी की पेट्स क्या है, फिर ये मैक्रोफेजेस ये इनगल्फ करेगी, इनगल्फ आरबीसी। तो फिर मैक्रोफेज में ये इसकी आरबीसी की ब्रेक डाउन होगी, तो आरबीसी की ब्रेक डाउन से क्या बनते हैं, इससे बनते हैं, आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन है, तो इसमें आयरन और इसके साथ साथ बिलिरुबिन रिलीज होगी,
इसमें हमारे पास ग्लोबिन भी है, प्रोटीन है, अमाइनो एसिड में वो कन्वर्ट होगी। अब ये आयरन जो है, आयरन पर मज़ीद एपोप्रोटीन से मिलते हैं, एपोप्रोटीन से, एपोप्रोटीन, आयरन और एपोप्रोटीन मिलकर क्या बना देते हैं? पेरिटीन। ये दोनों पेरिटीन, पेरिटीन, मैनी पेरिटीन, जब ज़्यादा पेरिटीन जमा हो जाए एक जगह पे तो वो हेमोसिड्रिन बनाते हैं और ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन है। हेमोसिड्रिन और हेमोक्रोमाटोसिस, एक है हीमोसिड्रोसिस, एक है हीमोक्रोमाटोसिस, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये पेरिटीन है। अब ये पेरिटीन प्लस पेरिटीन प्लस पेरिटीन एटसेट्रा एटसेट्रा, तो नहीं इस तरह, तो ये क्या बना देते हैं? हीमोसिड्रिन, हीमोसिड्रिन। अब ये होमोसिड्रिन, इसका नाम है हेमोसिड्रोसिस, ये नॉर्मल कंडीशन में आयरन की स्टोरेज फॉर्म है। अब अगर ये आयरन टिश्यू को डैमेज करे तो फिर इसको कहते हैं हीमोक्रोमाटोसिस। ठीक, सिंपल। फिर ये आयरन जो है ये स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीमोसिड्रिन। बिलिरुबिन फिर जाते हैं लीवर में, और लीवर में इससे क्या बनते हैं? बाइल, और बाइल का काम, फिर बाइल ये सिक्रीट होते हैं कहाँ पे? स्टूल में, इन द फॉर्म ऑफ स्टर्कोबिलिन। बाइल यूरोबिलिनोजिन में कन्वर्ट होते हैं, फिर कुछ यूरोबिलिन में और कुछ स्टर्कोबिलिन में, और स्टर्कोबिलिन इन द फॉर्म ऑफ स्टूल इट एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। अब स्टर्कोबिलिन येलो कलर, पेल कलर ऑफ द स्टूल इज बिकॉज ऑफ स्टर्कोबिलिन। ठीक है, तो फिर ये इन द फॉर्म ऑफ स्टूल एक्सक्रीट होते हैं। सिंपल है। इसमें कोई क्वेश्चन है? ये बी सेल मैच्योर होके प्लाज्मा सेल बना देते हैं और वो एंटीबॉडीज बना देती है। और यहाँ पे मार्जिनल जोन है, यहाँ पे बहुत सारे मैक्रोफेजेस है। आल दो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हमारे पास लिम्फोसाइट है, टी सेल, बी सेल यहाँ पे भी है, रेड पल्प में भी, लेकिन वो कम है तो इसलिए वो हम कंसिडर नहीं करते। अगर इसकी पॉइंट आप लिखते हैं तो इस तरह लिखे, सम टर्मिनल कैपिलरीज गिव राइज टू ओपन सर्कुलेशन एंड सम टर्मिनल कैपिलरी गिव राइज टू क्लोज सर्कुलेशन। अच्छा, और इसमें दूसरा जो है तो वो इसमें ये पॉइंट भी लिख ले, ऑल दो सम ऑफ द लिम्फोसाइट आर प्रेजेंट एंड द रेड पल्प बट दे आर लूजली पैक्ड। यहाँ पे हमारे पास जो लिम्फोसाइट है तो इसको देखो, ये टाइटली पैक है और टाइटली पैक है, और ये हम लिम्फोसाइट की जो न्यूक्लियस है तो वो स्टेन पे ब्लू नजर आती है, इसलिए हम इसको वाइट पल्प कहते हैं, रेड पल्प और वाइट पल्प। अच्छा, अच्छा, क्लिनिकल रिलेशन, क्लिनिकल अच्छा, हावल जाली बॉडीज क्या है? हावल जाली बॉडीज, हावल जाली बॉडीज, हावल जाली बॉडीज हमारे पास ये बोन मैरो है,
बोन मैरो में आरबीसी बनते हैं और मेच्योर भी बोन मैरो में ही होते हैं। ये क्या है? बोन मैरो। यहाँ पे बनते हैं आरबीसी और यहाँ पे आरबीसी मेच्योर होते हैं। तो मेच्योर होने का मतलब क्या है? मेच्योर होने का मतलब क्या है? कि इससे न्यूक्लियस बाहर निकलते हैं। अब ये देखो, जब आरबीसी इमेच्योर होते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें न्यूक्लियस होते हैं। जब उनसे न्यूक्लियस निकाला जाए तो वो मेच्योर होते हैं। अब देखो, कुछ कभी कभार इस तरह होता है कि ये जब मेच्योर होते हैं इस तरह, तो इसमें ये न्यूक्लियस तो बाहर निकलते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इसकी फ्रेगमेंट इस आरबीसी में ही होते हैं और न्यूक्लियस इसकी फ्रेगमेंट न्यूक्लियर फ्रेगमेंट रिमेन इन आरबीसी। और न्यूक्लियस हमारे पास क्रोमाटिन है, कलर देती है, तो इसको हम क्रोमाटिन पीस भी कह सकते हैं। क्रोमाटिन पीस, सिंपल है। अच्छा देखो, अब ये हमारे पास अगर ये इसमें हो तो फिर ये यहाँ पे स्प्लीन है और ये जो न्यूक्लियर फ्रेगमेंट है या क्रोमाटिन पीस है, तो फिर ये स्प्लीन इससे रिमूव कर देती है। दिस क्रोमाटिन पीस इज एलिमिनेटेड बाय स्प्लीन। अगर स्प्लीन ना हो तो फिर ये क्रोमाटिन पीस होगी। तो ये फिर ये न्यूक्लियर फ्रेगमेंट, ये इसको हम कहते हैं क्रोमाटिन पीस। रिमूव्ड बाय स्प्लीन। हाँ, अगर स्प्लीन ना हो तो फिर ये क्रोमाटिन पीस होगी और इसको कहते हैं हावल जाली बॉडीज। सिंपल। आरबीसी में बनते हैं, बोन मैरो में मेच्योर होते हैं, बोन मैरो में फिर इससे आरबीसी से जब ये मेच्योर होते हैं तो न्यूक्लियस रिमूव फ्रॉम द आरबीसी आफ्टर। कुछ ना कुछ कभी कभार कुछ आरबीसी में ये न्यूक्लियर फ्रेगमेंट रिमेन होता है, तो द रेमनेंट ऑफ न्यूक्लियर फ्रेगमेंट इज कॉल्ड chromatin piece, and that chromatin piece is removed by spleen when there is asplenia या hyposplenism या hemolytic anemia. So these chromatin piece will not be removed by spleen and the chromatin piece will be remain in the RBC, and that is called Howell-Jolly bodies. अच्छा, तो इससे हमें क्या पता चलेगा? हावल जाली बॉडीज की सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस एक तो ये है कि ये कुछ कौन सी कंडीशन में हो सकती है? एस्प्लीनिया। एस्प्लीनिया का मतलब है कि स्प्लीन न हो। अगर कंजेनिटल बाय बर्थ नहीं है या कंजेनिटल या सर्जिकल, हमने सर्जरी के थ्रू स्प्लीन रिमूव किया है या बाय बर्थ नहीं है, तो फिर हावल जाली बॉडीज होगी। दूसरा, फंक्शनल हाइपोस्प्लीनिज्म। फंक्शनल हाइपोस्प्लीनिज्म का मतलब क्या है? हाँ, स्प्लीन काम कम करता है, तो फिर ये क्रोमाटिन पीस रिमूव नहीं होगी, तो उसकी वजह से भी हो सकती। तीसरा, सवियर हेमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया। अच्छा, सवियर हेमोलिटिक एनीमिया में स्प्लीन ज़्यादा काम करेगी, तो इसका मतलब है ये इसके पास टाइम नहीं कि ये क्रोमाटिन पीस इससे रिमूव कर दे, तो इसकी वजह से भी हावल जाली बॉडीज हो सकती है। ठीक। अच्छा, अच्छा, अगर आरबीसी की डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होती है? साइनोसाइड में या कार्ड ऑफ बिलरात में?
कार्डा बेलात में साइनोसाइड में अगर वो एंटर हो जाए तो फिर पास होगी। ये हमारे पास क्या है, इसमें ये स्पेशलाइज एंडोथेलियल सेल है, स्पेशलाइज एंडोथेलियल सेल। ये साइनोसाइड अगर इस तरह आप कंसिडर करें कि ये कैपिलरीज है, सिंपल है। अच्छा, और इसके इर्द गिर्द ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू बैंड, कनेक्टिव टिश्यू बैंड। अगर ये साइनोसाइड में एंटर हो जाए तो फिर पल्प वेन, ट्रिबिकुलर वेन और स्प्लीनिक वेन, और स्प्लीनिक वेन ब्लड कहाँ पे डाल देती है, पोर्टल वेन में। सिंपल, ये पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन में दो वेन अपना ब्लड डालती है, एक सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की ब्लड अकोमुलेट होते हैं पोर्टल वेन में, सिंपल। तो अब ये सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन, तो सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और दूसरा स्प्लीनिक वेन अपना ब्लड डाल देती है, और इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन स्प्लीनिक वेन में अपना ब्लड डाल देती है। तो मेन दो आर्टरी पोर्टल वेन में ब्लड डाल देती है, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और स्प्लीनिक वेन, और इंफीरियर मेसेंटेरिक स्प्लीनिक वेन में अपना ब्लड डाल देती है। अच्छा, स्प्लीनेक्टोमी के बाद, स्प्लीनेक्टोमी अगर स्प्लीन को रिमूव करना है तो इससे पहले कुछ वैक्सीन देने पड़ेगी। क्यों? एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जिसके इर्द गिर्द कैप्सूल है, तो कैप्सूल को इम्यून सिस्टम जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, तो उसके लिए ग्लाइकोप्रोटीन या पॉलीसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड की कोटिंग करना पड़ेगी। तो पॉलीसेकेराइड कोटिंग स्प्लीन में होती है, ठीक है। ये हमारे पास इसमें लिख ले आफ्टर या स्प्लीनेक्टोमी, या इसमें एक तो ये लिख ले आफ्टर स्प्लीनेक्टोमी। समटाइम a person may suffer from severe bacterial infection, क्योंकि स्प्लीन में हमारे पास बी सेल, टी सेल और मैक्रोफेजेस है, तो इसमें लिख ले समटाइम a person may suffer from severe bacterial infection, और इसमें सेप्सिस भी करा सकते हैं। इनकेप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया जिसके इर्द गिर्द कैप्सूल है, तो उसके लिए स्प्लीन चाहिए, इसकी किल करने के लिए स्प्लीन चाहिए। तो इनकेप्सुलेटेड बैक्टीरिया for that we need spleen, we need spleen to kill these bacteria। अच्छा, यहाँ ये इनकेप्सुलेटेड बैक्टीरिया कौन कौन सी है, हीमोफिलस, इन्फ्लुएंजा, दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, तीसरा नीजीरिया मेनिंजिटाइडस, नीजीरिया मेनिंजिटाइडस। अब अच्छा, ये इसके इर्द गिर्द कैप्सूल है, जिस बैक्टीरिया, मिसाल के तौर पर ये बैक्टीरिया है और इसके इर्द गिर्द कैप्सूल है, ये इनकेप्सुलेटेड है, तो फिर ये इम्यूनिटी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती कि ये बैक्टीरिया बॉडी में आ गई है। तो फिर स्प्लीन क्या कराता है कि इसके इर्द गिर्द पॉलीसेकेराइड एंड कंजुगेट प्रोटीन कंजुगेशन कर देती है, इसके इर्द गिर्द ऑप्सोनाइजेशन उसे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं,
ऑप्सोनाइजेशन। और फिर ये ऑप्सोनाइजेशन या पॉलीसेकेराइड जो कोटिंग है, तो फिर मैक्रोफेजेस को पता चलेगा कि बैक्टीरिया अंदर आ गई है, वो इंगल्फ करेगी। ठीक है। अब अगर स्प्लीन को रिमूव किया है तो बिफोर स्प्लेनेक्टोमी वी शुड गिव वैक्सीन फॉर दीज बैक्टीरिया। और इसके लिए कौन सी वैक्सीन? बिफोर स्प्लेनेक्टोमी we should give vaccine against these bacteria। ठीक है। हेमोपेलस इन्फ्लुएंजा के लिए जो वैक्सीन है तो वो हेमोपेलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन, हेमोफेलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन। इसके लिए जो है तो वो न्यूमोकोकल वैक्सीन। और इसके लिए मेनिंजोकोकल वैक्सीन, मेनिंजोकोकल वैक्सीन। ठीक है। अच्छा, ये मेनिंजोकोकल ये जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन में पॉलीसेकेराइड प्लस कंजुगेशन वैक्सीन है। पॉलीसेकेराइड है और कंजुगेशन। तो तब अगर ये बैक्टीरिया बॉडी में आएगी तो फिर ये जो हमने वैक्सीन दिया है, फिर ये वैक्सीन इसकी ऑप्सोनाइजेशन करेगी। फिर तो इम्यूनिटी को पता चलेगा कि ये बैक्टीरिया अंदर आ गई है, वो एंगल्फ करेगी माइक्रोफेजेस और इसकी डाइजेशन होगी, बैक्टीरिया किल करेगी। सिंपल है। अच्छा, दूसरा जो इसके साथ क्लिनिकल कोरिलेशन है तो वो है कंजेस्टिव स्प्लीनेक्टोमी। कंजेस्टिव स्प्लीनेक्टोमी, कंजेस्टिव का मतलब क्या है? स्प्लीनोमेगेली, स्प्लीनोमेगेली। ठीक है। सिंपल इस तरह याद रखिए कि हमारे पास पोर्टल वेन है और ये लीवर है। ठीक, ये पोर्टल वेन कहाँ से आ गई है? यहाँ पे हमारे पास ये स्प्लीन है। तो स्प्लीन से जो वेन आ गई है, इस वेन का नाम है स्प्लीनिक वेन। और स्प्लीनिक वेन ब्लड डालती है कहाँ पे? पोर्टल वेन में। तो ये है पोर्टल वेन। कंजेशन का मतलब है एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड इन द वेन। तो अब ये लीवर को पोर्टल वेन ब्लड कैरी कर देता है लीवर को। अब कंजेशन का यहाँ पे लीवर की सिरोसिस है, या यहाँ पे ये पोर्टल वेन में थ्रम्बस है। सिंपल। तो पोर्टल हाइपरटेंशन, थ्रम्बस इन द पोर्टल वेन और लीवर सिरोसिस। यहाँ पे इसकी अगर स्पाज्म, पोर्टल वेन की स्पाज्म हो जाए तो उसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन होगी, और इसकी वजह से ये जो ब्लड है ये स्प्लीनिक वेन से एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो ये वापस जाएगी तो इसकी वजह से स्प्लीनोमेगेली होगी, और इसको कहते हैं कंजेस्टिव स्प्लीनोमेगेली। तो इसकी काजेस क्या है? तो आप बताएं। हाँ, काजेस कंजेस्टिव स्प्लीनोमेगेली की काजेस, सिरोसिस ऑफ द लीवर। हाँ, सिरोसिस ऑफ लीवर। दूसरा, पोर्टल वेन हाइपरटेंशन। हाँ, हाइपरटेंशन। और तीसरा, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। थ्रम्बस की चांस वेन में ज्यादा है या आर्टरी में?
वेन में प्रेशर कम है। अच्छा, तो फिर इसकी वजह से स्प्लीनोमेगेली होगी। अच्छा, दूसरा कंडीशन है गेंडी गामा बॉडीज। गेंडी गामा बॉडीज कैसे कहते हैं? क्रॉनिक, इसमें लिखिए क्रॉनिक कंजेस्टिव, आहिस्ता आहिस्ता, क्रॉनिक पेशियो कंजेशन ऑफ स्प्लीन। इसकी वजह से स्प्लीनोमेगेली होगी। तो इसके जब ये ब्लड की एक्युमुलेशन स्प्लीन में होगी तो स्प्लीन में जो छोटे छोटे वेन है तो उसके साथ लीकेज ऑफ द ब्लड होगी। अच्छा, तो इसमें लिख ले इस कंजेशन की वजह से या एक्युमुलेशन इन द स्प्लीन, तो स्प्लीन में जो माइक्रो हेमरेज होगी ब्लड वेसल से, इसकी जो ब्लीडिंग होगी ना, यहाँ पे ये ब्लड एक्सेप्ट नहीं करेगी पोर्टल वेन से, तो स्प्लीनिक वेन में ब्लड ज़्यादा होगी, तो फिर ये स्प्लीन में ज़्यादा होगी तो वेसल डायलेट होगी और उसकी वजह से लीकेज ऑफ द ब्लड होगी। तो रिपीटेड माइक्रो का मतलब है स्मॉल, हेमरेज का मतलब है ब्लीडिंग, तो इसकी वजह से क्या होगी? आरबीसी लीक। हाँ, फिर आरबीसी की ब्रेकडाउन होगी। आरबीसी की जब ब्रेकडाउन हो जाए तो फिर इसकी वजह से क्या बनेगी? आयरन, और आयरन फिर स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ हेमोसिड्रिन। और हेमोसिड्रिन आरबीसी की जब ब्रेकडाउन होगी तो फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होगी, मैक्रोफेजेस इसकी सफाई करेगी, इन्फ्लेमेशन होगी, फिर फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट होगी, तो फाइब्रोब्लास्ट की वजह से फाइब्रस टिश्यू, तो फिर फाइब्रस टिश्यूज बनेगी, फाइब्रस टिश्यू, और इसके फिर कैल्सिफिकेशन होगी, कैल्शियम कैल्सिफिकेशन। तो हेमोसिड्रिन, फाइब्रस टिश्यू और कैल्सिफिकेशन, इसको कहते हैं गेंडी गामा बॉडीज। इसको क्या कहते हैं? गेंडी गामा बॉडीज। सिंपल है। क्रॉनिक कंजेस्टिव फेलियर, क्रॉनिक कंजेशन ऑफ द स्प्लीन की वजह से होती है ये। अब इसके साथ एक और कंडीशन रिलेटेड है, वो है पेल्टी सिंड्रोम। पेल्टी सिंड्रोम में सिर्फ एक ट्रायड है, पेल्टी सिंड्रोम। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ये रियर कॉम्प्लिकेशन है, तो इसके रियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें ट्रायड क्या है? ट्रायड रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से है इम्यूनिटी या इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब होगी, तो स्प्लीनोमेगेली और स्प्लीनोमेगेली, इसमें ऑटो एंटीबॉडीज बनते हैं अगेंस्ट द न्यूट्रोफिल, तो न्यूट्रोपीनिया होगी, न्यूट्रोपीनिया। इसको कहते हैं पेल्टी सिंड्रोम। ठीक है, तो हावल जाली बॉडीज, गेंडी गामा बॉडीज और पेल्टी सिंड्रोम इसकी इंपॉर्टेंट है।
हॉवल जाली बॉडीज क्या है? न्यूक्लियस की जो फ्रेगमेंट है तो वो फिर स्प्लीन की गैर मौजूदगी में आरबीसी में ही होगी, तो इसको कहते हैं हॉवल जाली बॉडीज। और दूसरा जो है तो वो पेल्टी सिंड्रोम में ये ट्रायड होते हैं। गेंडी गामा बॉडीज क्या है? तो गेंडी गामा बॉडीज क्रॉनिक कंजेशन ऑफ द स्प्लीन की वजह से फिर ये लीकेज होगी, ब्लीडिंग होगी, माइक्रो हेमरेज होगी, तो आरबीसी की लीकेज होगी, आरबीसी की ब्रेक डाउन होगी, तो फिर ये आयरन हेमोसिड्रिन में और फिर इसकी पेब्रासिस होगी, ये हेमोसिड्रिन की पेब्रासिस होगी और कैल्सिफिकेशन, तो ये बनाते हैं गेंडी गामा बॉडीज। और ये आरबीसी की स्प्लीन की फंक्शन थी, इसमें लिख ले स्प्लीन इज आल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी।